सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ें, पढ़ करके रेस्पॉन्ड करें और रेस्पॉन्ड के साथ हम इससे रिलेटेड आगे डिस्कशन करने वाले हैं। तो एक तो प्रश्न दिख रहा है सभी लोगों को? गुरुजी राम राम। नम्रता द्विवेदी राम राम बेटा। हर्षद राधे राधे। जॉब कब लगेगा? 100% जॉब लगेगा। कई बार बेटा लेट होता है, लेकिन आप हिम्मत मत हारें, क्योंकि मेहनत जो करते हैं उनको रिजल्ट तो 100% मिलना ही है। कई बार थोड़ा सा देर हो सकता है, लेकिन आप पॉजिटिव रहें और पॉजिटिव सोचें तो अपने आप। और मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को जो लिया था, मैंने आप लोगों को बताया था कि क्या बेसिकली तरीका है जिसका आप यूज लेकर के तैयारी कर सकते हैं। ऑनलाइन फीस क्या है, ये दिए गए नंबर पे पूछो बेटा आप। चलो खैर, नहीं स्पीच नहीं, आज कुछ क्वेश्चंस ही हैं जो हम लोग बात करेंगे, फिर बीच बीच में हम आगे डिस्कशन करेंगे। देखो ध्यान दो, कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट नर्सिंग इंटरवेंशन फॉर ए पेशेंट विद एन एंड्रोट्रेकियल ट्यूब। सीधा सा मतलब आपको ये समझ में आना चाहिए, सीधा सा मतलब आपको ये समझ में आना चाहिए कि आपसे प्रश्न ये पूछा जा रहा है कि भाई ये जो आप देख रहे हैं इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट नर्सिंग इंटरवेंशन क्या होगा, कि भाई आप किस बात को मुख्य रूप से ध्यान देंगे, क्या करेंगे किस पेशेंट के साथ, जिस पेशेंट को क्या लगी हुई है बेटा, ट्यूब लगी हुई है। अब यहां पर कह रहे हैं कि आप जो है जैसे मान लें फ्रीक्वेंट सक्शनिंग ऑफ द पेशेंट्स एयरवे। सक्शनिंग तो करते हैं, ये आप लोगों को पता है, लेकिन आपको पता है कि सक्शनिंग तो हम लोग ट्रैकेस्टोमी भी से भी करते हैं, सक्शनिंग तो हम एनजी ट्यूब के थ्रू भी करते हैं। इसका मतलब सक्शनिंग तो एक कह सकते हैं कि पेशेंट केयर है जो बीच में होनी चाहिए। लेकिन अगर जिस भी पेशेंट को एंड्रोट्रैकियल ट्यूब लगी है तो उसमें बेसिकली आपसे केयर के बारे में या बेसिकली इंटरवेंशन पूछा जा रहा है। तो बहुत बच्चों को तो शायद मेरा ऐसा मानना है कि ये भी नहीं पता होगा कि ईटी ट्यूब बेसिकली होती क्या है। मैं इसके ऊपर डिस्कशन करूंगा, लेकिन एक एक चीज हम लोग आगे बात करने वाले हैं। जैसे मैं आप एक बार चित्र को देख लें, हमेशा बताता हूं, आज फिर आप लोगों को बता रहा हूं कि ये जो आप इमेज देख रहे हैं या ये जो आप चित्र देख रहे हैं, ये है आपका एंडोट्रेकियल ट्यूब का। किसका इमेज देख रहे हैं बेटा? हमारा तो जब से कोविड आया है लाइफ, होगा 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 बेटा, बिल्कुल परेशान मत हों। चलो, कह रहे हैं कि एंडोट्रेकियल ट्यूब, और एंडोट्रेकियल ट्यूब जो है वो आप चित्र में देख रहे हैं। तो सबसे पहला एम तो यही है कि जो एंडोट्रेकियल ट्यूब होती है वो इमेज बेस्ड क्वेश्चन में भी आती है। तो पहला प्रश्न तो आपका जो बन गया है वो इमेज बेस्ड क्वेश्चन के रूप में बन गया है, जो आपको समझ में आना चाहिए। क्योंकि बार बार आपको एक ही बात बताई गई है कि जो प्रश्न आपको बोर्ड पर दिख रहा है वही प्रश्न नहीं, उससे रिलेटेड क्वेश्चनरीज भी एग्जाम में बेटा पूछी जाती है। अब देखो ध्यान देना, कुंभराज प्रजापत गुड इवनिंग बेटा। ये जो आप देख रहे हैं ये पूरा का पूरा आपका एंडोट्रेकियल ट्यूब है। इसमें मैं आपको बता दूं ये जो पार्ट है एडेप्टर कहलाता है। एडेप्टर अलग अलग साइजेज में है जो आपको पूछा जाता है, और एडेप्टर वो पार्ट है जिसके द्वारा आप एम्बू बैग, वेंटिलेटर का सर्किट को कनेक्ट करते हैं। तो एक तो इसके बारे में पता हो। इसके अलावा ये पूरा का पूरा आपका ट्यूब है, जिसके अंतर्गत ये आप देख रहे हो ब्लू कलर की सी जो लाइन आपको यहां नजर आ रही है, ये रेडियो ओपेक लाइन है। रेडियो ओपेक लाइन वो होती है जब हम एक्सरे करवाते हैं ना प्लेसमेंट के लिए, तो ये उसमें विजिबल चमकती है और हमें पता चलता है कि आपकी ट्यूब कहां तक लगी हुई है। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। इसके अलावा आपको यहां पर पता हो कि ये जो ट्यूब है इसके अंदर ये बेसिकली ये कर्व होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं मैगिल्स फॉरसेप नाम से एक आती है, जिसको मैगिल्स कर्व बोलते हैं। और ये मैगिल्स कर्व तब काम में आता है जब किसी भी व्यक्ति को ट्रैकियोस्टोम या एंडोट्रेकियल ट्यूब निकल जाए, डिस्प्लेस हो जाए, तो मैगिल फॉरसेप डाल करके उसे रीइंसर्ट किया जाता है। तो ये भी एक वो पार्ट है। इसके अलावा ये जो आप बैलून सा देख रहे हैं ये बेसिकली क्या कहलाता है? कफ कहलाता है, जिसमें लगभग 20 mm ऑफ एचजी एयर प्रेशर से भरी जाती है। ये जो कफ होता है इसके अंदर 20 mm ऑफ एचजी जो प्रेशर होता है ना बेटा,
वो होता है एयर का। जैसे ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि भाई प्रेशर कितना होता है। इसके अलावा एग्जामिनर आपसे ये भी कहता है कि व्हाट इज द ड्यूरेशन नर्स शुड चेक द प्रेशर ऑफ एंडोट्रेकियल ट्यूब कफ, कि एंडोट्रेकियल ट्यूब का जो कफ है उसका प्रेशर कितने कितने समय में चेक करें। तो एवरी 8 आवरली, हर 8 घंटे के अंतराल से आप इस कफ के प्रेशर को चेक करेंगे, क्योंकि ये कफ जो होता है ये एंडोट्रेकियल ट्यूब को सिक्योर करने में बेटा मदद करता है। इस बारे में ध्यान देना। ये मत बोलना डिस्प्लेस होने से रोकता है। ये मेन जो चीज है ये आपकी ईटी ट्यूब को सिक्योर रखने का काम करता है। इसके अलावा यहां पर एक छोटा सा होल होता है जिसे कि हम लोग बोलते हैं मर्फी आई। ये मर्फी आई जो होता है सीक्रेशंस के कारण ईटी ट्यूब को कभी भी ब्लॉक होने नहीं देता है। इसके अलावा ये है बेवल, जो आपने बताना है ऑक्सीजन को क्या करता है बेटा, डिलीवर करता है। तो कहने का मकसद है हर पार्ट की फंक्शनिंग हमें पता होनी चाहिए। यहां तक आपने बताया, तो ये तो एक इमेज मैंने आपको दिखाई है। अब यहां पर हम लोग आ चुके हैं कि ये जो एंडोट्रेकियल ट्यूब होती है बेसिकली एयरवे पेटेंसी को मेंटेन करने के लिए मदद करती है, ये भी हमें पता है। अब कह रहे हैं कि सक्शन, तो हमने क्या कहा कि सक्शन तो हम कई जगह करते हैं, इसका मतलब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरवेंशन नहीं है। इसके अलावा प्रोवाइड हाई फ्लो ऑक्सीजन, हाई फ्लो ऑक्सीजन प्रोवाइड तो करवाते हैं, लेकिन हाई फ्लो ऑक्सीजन के लिए तो हम मास्क भी यूज कर सकते हैं। हम जैसे पढ़ते हैं नॉन एयर ब्रीथर मास्क वगैरह हम लोग यूज कर सकते हैं। इसका मतलब ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है नहीं। इसके अलावा रेगुलर चेक द ट्यूब प्लेसमेंट एंड सिक्योर, कि ये जो ट्यूब है इसके प्लेसमेंट को रेगुलर चेक करना एज ए नर्सिंग इंटरवेंशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर किसी भी पेशेंट को ट्यूब, तो हमारा आंसर तो बेसिकली क्या हो गया है। और मैक्सिमम जो स्टूडेंट है एवरी 8 आवरली, डॉक्टर राजपूत, डीके राजपूत, वेरी गुड। दिवाकर दिनेश सर, मेडिरियन टच, ओके। रेगुलरली चेकिंग द ट्यूब प्लेसमेंट, क्रिश, वेरी गुड। गुड इवनिंग। हाँ, बहुत बच्चों ने सही जवाब दिया है। सुमित, आयुष, विकास, नम्रता, शक्तिमान, दिवाकर, लक्ष्मण। अब देखो ध्यान दो, यहां पर आपने कहा कि रेगुलर चेक द ट्यूब प्लेसमेंट, कि ट्यूब के प्लेसमेंट को हम लोग रेगुलर चेक करते हैं। इसके अलावा कह रहे हैं एंश्योर द पेशेंट माउथ इज मोइस्ट एट ऑल टाइम। अब ये मैंने आपको एक बात बोली है और मैंने आपको कहा है कि हर लाइन में से प्रश्न बनता है। अब हर लाइन में से प्रश्न बनता है, वो बनता कैसे है, क्योंकि ये तो सिंपल एक तरीका हो गया। इफ यू आर प्रिपेयर फॉर द आरआरबी, इफ यू आर प्रिपेयर फॉर द एनएचएम एंड सीएचओ, लेकिन मैं आपको हर चीज बताता और कहता हूं कि एक में से दो चीजें निकलती है। अगर आप यही तैयारी नॉरसेट की कर रहे हैं तो भी मैं आपको इसका पैटर्न बताऊंगा कैसे, आप ध्यान देना। आपने यहां पे कहा है कि माउथ मोइस्ट होना चाहिए। रेगुलरली हम लोग ट्यूब के प्लेसमेंट को चेक करते हैं। अब इनसे रिलेटेड प्रश्न आपको यहां बताने वाला हूं। मान लो एग्जामिनर प्रश्न लिखता है और आपको कहता है कि व्हाट इज द ड्यूरेशन नर्स चेक प्लेसमेंट ऑफ, कि भाई कितने कितने समय के अंतराल, ड्यूरेशन का मतलब एक तरीके से यहां पर हो गया इंटरवल, कि आप जो प्लेसमेंट देखोगे एंडोट्रेकियल ट्यूब का, वो प्लेसमेंट जो बेटा आप देखोगे कितने कितने समय के ड्यूरेशन या कितने कितने समय के अंतराल से पूछोगे। बस पूछ रहा हूं आपसे विकास। अच्छा, अरे भाई यहीं देखो यार, रेगुलरली नम्रता आरएमएल का फॉर्म भरा है। विकास बेटा क्लास को देखो आप। चलो, अब देखो आपने यहां पर बताना है कि हम प्लेसमेंट को देखते हैं। अब प्लेसमेंट को जो देखते हैं वो यहां पर कह सकते हैं एवरी 1 आवरली, एवरी 2 आवरली, एवरी 4 आवरली, और आप यहां कह सकते हैं एवरी 24 आवर्स।
कि भाई आप जो प्लेसमेंट देख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा बेटा। हाँ लक्ष्मण जवाब दो। नम्रता, लक्ष्मण, विकास, अंकित, पीके, कृष्ण, नम्रता, अनुज, हाँ जवाब दो बेटा। कह रहे हैं कि आप जो है कितने कितने समय के इंटरवल से इस एंडोट्रेकियल ट्यूब के प्लेसमेंट को चेक करते हैं। तो जवाब आने दीजिएगा। हाँ जी, कैप्नोमीटर से चेक करते हैं, शोएब अख्तर। कैप्नोमीटर से चेक करते हैं, ये सही है, वेरी नाइस। चलो प्लीज यूज दी वाइट पेन यूज करें, वाइट यूज कर लेंगे इसके ऊपर। हाँ, कह रहे हैं हर 1 घंटे के अंतराल से, हर एक 2 घंटे के अंतराल से, हर एक 4 घंटे के, या 24 आवर्स। तो आपने यहां पे ध्यान देना है कि जो हम लोग चेक कर रहे हैं वो जनरली, हाँ मैक्सिमम स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं, अनिल, पीके, विकास, रानू धाकड़, सीमा राजपूत, सीमा, लक्ष्मण, एम के पॉइंट, क्रिश। तो मैक्सिमम स्टूडेंट जो आंसर कर रहे हैं वो एवरी 2 आवरली आंसर कर रहे हैं। और ये आप लोग जो बोल रहे हैं ये एकदम करेक्ट, एवरी फीडिंग टाइम एंड 4 आवरली, कुकू नागर। अच्छा, तो आपने यहां पे ध्यान देना है, बेसिक आंसर आपको समझ में आ गया है। अब इसी चीज को आप ध्यान से सुनिएगा कि ये तो आपने बता दिया, लेकिन मान लीजिए ऐसे ना आकर के, जैसे अभी हमने एक पॉइंट था और उस पॉइंट में हमने यहां पे कहा था कि मोइस्ट रखते हैं ऑल टाइम, ये भी आपकी जिम्मेदारी है। तो मुझे यहां पर आप बताओ कि व्हाट इज द पर्पज ऑफ, या पर्पस भी छोड़ो यार, तुम ज्यादा परेशानी में आओगे। व्हाट इज द पर्पस को हटा दो। कह रहे व्हाट इज द यूज फॉर मोइस्ट द माउथ वैन पेशेंट विद ईटी ट्यूब। कि पेशेंट जो एंडोट्रेकियल ट्यूब के साथ होता है, ध्यान देना कि जो पेशेंट एंडोट्रेकियल ट्यूब के साथ होता है, वो एंडोट्रेकियल ट्यूब के साथ होता है तो उस व्यक्ति का जो माउथ होता है, अंदर से जो ओरल होता है, ओरल रूट जो है, उसको हम लोग थोड़ा सा नरम रखते हैं। और नरम रख रहे हैं तो ये कहा जा रहा है कि यूज क्या है, मोइस्ट द माउथ व्हेन पेशेंट विद एंडोट्रेकियल ट्यूब। कि एंडोट्रेकियल ट्यूब के द्वारा उसको मोइस्ट क्यों रख रहे हो? ऑप्शन नहीं लिखूंगा, बताओ, सर्च कर लो गूगल पे। हाँ लक्ष्मण, अब कहा लिखा मैंने ऑप्शन 2, अब तो जवाब दो, जवाब आने दो। एवरी 2 आवर, क्या मैंने पूछा है यूज बताओ यार, अभी वो आगे पूछूंगा। मैं कह रहा हूं कि माउथ को जो मोइस्ट करते हैं उसका बेसिक पर्पस क्या है? प्रिवेंट इरिटेशन टू दी ओरल म्यूकोसा। हर्षद, वेरी गुड, शाबाश। आपने यहां पर बताना है प्रिवेंट ड्राइनेस एंड इरिटेशन टू ओरल म्यूकोसा। कि जो ओरल म्यूकोसा है उसको ड्राई होने से, प्रेशर सोर्स से बचाने के लिए। अरे सुमित, वहां कौन सा प्रेशर लग रहा है? इरिटेट म्यूकस, ओरल जो म्यूकस म्यूकोसा है उसके लिए, अल्सर नहीं बोलना है लक्ष्मण। बेसिकली आपने ड्राइनेस जो है
और इरिटेट जो हो सकती है ओरल म्यूकोसा, उससे बचाने के लिए हम लोग बेसिकली क्या कर रहे हैं, मोइस्ट करते हैं। ये आप बता सकते हो। इसके लिए आपको ये पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द इंटरवल व्हेन पेशेंट नीड मोइस्ट टू द माउथ विद ईटी ट्यूब। कि एंडोट्रैकेल ट्यूब, देखो ध्यान से सुनते जब आप एक चीज नोटिस कर रहे होंगे कि हर पॉइंट में से प्रश्न बनता है कि भाई यहां से तो आप चाहो तो अभी 50 प्रश्न और बनाए जा सकते हैं, और यही जब एग्जाम में प्रश्न आता है तो हम कहते हैं कि क्वेश्चन आ कहां से रहा है, तो क्वेश्चन तो वहीं से आ रहा है जो बेटा हम लोग पढ़ करके आए हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम लोगों ने अप टू द मार्क स्टडी किया हुआ नहीं होता है, या अभी जैसे जैसे मैं आगे लेकर के आऊंगा टॉपिक वाइज क्वेश्चनरीज, तो फिर आप लोगों को बहुत कुछ चीजें और बताऊंगा जो क्लास में तो आपको बताई है, लेकिन बहुत बच्चे ऐसे हैं जो क्लास में नहीं थे, या बहुत बच्चे ऐसे हैं जो यूट्यूब के ऊपर ही क्लासें ले रहे हैं, तो उनको बेसिकली ये पता चलेगा कि प्रश्न किस प्रकार से बन सकते हैं। इंक्रीज सेलिवरी फ्लो, क्रिश, हाँ ठीक है। अब यहां पर बताइए कि व्हाट इज द इंटरवल, कितने कितने समय के अंतराल से पेशेंट को आवश्यकता होती है कि उसके माउथ को मोइस्ट किया जाए। कि आपने यहां पर बताना है कितने कितने समय के अंतराल से हम माउथ को मोइस्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप कह सकते हैं एवरी 2 आवरली, every 3 आवरली, every 4 आवरली, या आप यहां पे कह सकते हैं every 6 आवरली। भाई आप यहां पे बताएं आरआरबी में कैसा पैटर्न आएगा। पैटर्न जो पढ़ा रहे हैं ना, मैंने आप लोगों को उस दिन भी कहा था जब लास्ट क्लास ली थी, आप लास्ट क्लास देखिएगा। मैंने आपको कहा था कि पैटर्न जो है वो सभी तरीके से एग्जाम में आते हैं, नन ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव, मल्टीपल रेस्पॉन्स, मल्टीपल चॉइस, ये सारे के सारे क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे। अभी तक जो आरआरबी का पैटर्न पुराना आया है, पहले तो मैंने आपको ये सब चीजें बताई थी लास्ट वीडियो में, जो बच्चे नहीं थे उस वीडियो को देखना, जो मैंने लास्ट 19 तारीख को ये वीडियो लिया था। अब यहाँ पे एम के पॉइंट, अनीता, सुनीता, लर्निंग, कृष, बलराम, कृष्ण अवतार, सुरेंद्र, विकास, गुड इवनिंग सुरेंद्र। मैक्सिमम स्टूडेंट डॉक्टर सुमित दादरवाल, अरे भाई 6 आवर्स आप कह रहे हैं, 2 आवर्स कह रहे हैं। लक्ष्मी, हाँ मैक्सिमम जो स्टूडेंट है 3 आवर्स भी कह रहे हैं, 2 आवर्स भी कह रहे हैं। बचा क्या, किसी ने 2 बोला, किसी ने 3 बोला, किसी ने 4, किसी ने 6। अब ये जो 2 बोलने वाले हैं ये तो लेकर के बैठे हैं गूगल। मुझे समझ में आ रहा है कि जो तुम जवाब, मैंने एक बात हमेशा क्लास में भी कहता हूं कि आप जब भी आंसर करते हो तो मुझे ये पता चल जाता है कि आपने देखा कहां से है। और मैं आपको जब क्लास में पढ़ाता हूं तो मैं कहता हूं मुझे पता है कि आपके एनक्लेक्स में क्या लिख रहा है, मॉसबी में क्या लिख रहा है, सॉन्डर्स में क्या लिख रहा है, और मैं ये भी कहता हूं गूगल पर क्या लिख रहा है। तो आप लोगों ने जो ये 2 आवर्स आंसर दे रहे हैं, ये बेसिकली आंसर जो मुख्य रूप से आप दे रहे हैं, इनका मेन जो उद्देश्य है वो सिर्फ इतना है कि हम लोग फटाफट देख करके आंसर करें। नीरज कुमावत, मजा नहीं आ रहा, जिसको मजा नहीं आ रहा कोई बात नहीं बेटा, आप कहीं और जाकर के पढ़ें, क्योंकि आप तो ज्ञानी ज्यादा है। अब कोई बात नहीं, ध्यान से सुनेगा। आपने यहां पर बताना है कि अगर हम किसी भी पेशेंट को मोइस्ट करने वाले हैं माउथ, तो माउथ को मोइस्ट करने के लिए आपका जो बेसिक आंसर है वो हर 4 घंटे के अंतराल से होना चाहिए, कि एवरी 4 आवरली आप उसको मोइस्ट करेंगे। अब मोइस्ट करेंगे तो आप लोग इस चीज को तो समझते हैं, लास्ट टाइम भी नॉर्थ सेट में क्वेश्चन आया है, मोइस्ट मीन्स यू शुड प्रोवाइड दी ओरल केयर। क्या प्रोवाइड करवाएंगे,
ओरल केयर प्रोवाइड करवाएंगे, ध्यान देना, ओरल केयर प्रोवाइड करवा रहे। अब यहां पर मैंने मोइस्ट लिख दिया, एग्जामिनर लिखता है कि ओरल केयर आप प्रोवाइड करवाएंगे। और ओरल केयर के बारे में मैं इतना पॉइंट आप लोगों को बार बार बताता हूं। एग्जामिनर कहता है व्हाट इज द सॉल्यूशन आर यूज्ड टू प्रोवाइड द ओरल केयर व्हेन पेशेंट विद एंडोट्रैकियल ट्यूब, कि एंडोट्रैकियल ट्यूब के साथ पेशेंट है तो ओरल केयर जो बेटा प्रोवाइड करवा रहे हो वो कितने समय के अंतराल से, तो हर 4 घंटे के अंतराल से प्रोवाइड करवाते हैं। सॉल्यूशन का नाम पूछता है, जो लास्ट टाइम आपसे पूछा ये नॉर्थ सेट में, क्लोरोहेक्साडिन सॉल्यूशन यूज करते हैं, क्लोरोहेक्साडिन ग्लूकोनेट सॉल्यूशन यूज किया जाता है ओरल केयर प्रोवाइड करवाने के लिए। ध्यान दीजिएगा कि ये हर 4 घंटे में आप यूज कर रहे हैं, और जो यूज कर रहे हैं वो क्लोरोहेक्साडिन सॉल्यूशन जो है आप उसका यूज कर रहे हैं। और आप यहां पे ध्यान दें, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया है, सॉल्यूशन का नाम पूछा है, क्या बोलना है बेटा, क्लोरोहेक्साडिन सॉल्यूशन आपने पूछना है। अब एग्जामिनर ये भी आपको बोल सकता है कि जब नर्स ओरल केयर प्रोवाइड करवा रही है एंडोट्रैकियल ट्यूब के साथ, और अगर पेशेंट वहां पर अनकॉन्शियस है, क्योंकि मैक्सिमम अनकॉन्शियस ही है, तो पोजीशन कौन सी दोगे, तो राइट लेटरल पोजीशन देंगे। बात को सुनते जाइएगा। लेकिन अब यहां पर जो आप ओरल केयर प्रोवाइड करवा रहे हैं क्लोरोहेक्साडिन के द्वारा प्रोवाइड करवा रहे हैं, और अगर आप ओरल केयर प्रोवाइड करवा रहे हैं और पर्टिक्युलर आप प्रोवाइड करवा रहे हो अनकॉन्शियस पेशेंट में, तो एग्जामिनर आपको पूछेगा पोजीशन आपने बतानी है राइट लेटरल, क्योंकि एग्जामिनर जब लिखेगा तो वो आपको कह सकता है लेफ्ट लेटरल, वो कह सकता है सुपाइन पोजीशन, राइट लेटरल। तो आपका जो बेसिक आंसर आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, राइट लेटरल पोजीशन शुड बी प्रोवाइडेड टू द ओरल केयर और मोइस्ट टू द माउथ ऑफ ए पेशेंट विद एंडोट्रैकियल ट्यूब। तो आप एक चीज नोटिस करो, एक शब्द, अभी तो मैं आपको इसमें 20 प्रश्न और बता सकता हूं, लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि तैयारी जो होगी वो आपकी इसी प्रकार से होगी। और जो सिर्फ मजे लेने के लिए यहां आया है, तो मजे तो भैया जिंदगी अपने आप आपका बनाई देगी जब सिलेक्शन नहीं होगा। तो देखो ध्यान से सुनते जाइएगा जो आपको यहां पर बता रहा हूं। तो ये एक एक पॉइंट जो मैंने आपको बताया है वो आपके काम का है, और आप लोगों को ये बात पता है कि ये सारे के सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, कुछ पूछे जा चुके हैं और कुछ नहीं पूछे जा चुके, तो अब आपको पूछे जा सकते हैं। बात समझ में आ रही है? हाँ जी, कॉन्शियस पेशेंट, हाँ साहू वेरी गुड, शाबाश। इफ द पेशेंट इज कॉन्शियस देन यू शुड प्रोवाइड द सेमी फॉलर पोजीशन, कि अगर पेशेंट कॉन्शियस है तो आप ओरल केयर प्रोवाइड करवाने के लिए सेमी फॉलर पोजीशन प्रोवाइड करवाएंगे। तो ये आपने बताया अनकॉन्शियस, लेकिन हमारा जो पेशेंट है उसको अगर ओरल केयर दे रहे हैं तो आप ओरल केयर में जरूरी नहीं है कि राइट लेटरल लिखे। अब आप सोच रहे होंगे क्या लिखे, वो आपको यहां कह सकते हैं टिल्ट द हेड ऑफ पेशेंट इन राइट साइड, कि वो राइट लेटरल ना लिख करके ये कह सकता है कि टिल्ट द हेड ऑफ पेशेंट इन राइट साइड ऑफ। भाई आप यहां पर जो पेशेंट है उसके सिर को राइट साइड में टर्न कर सकते हो, क्योंकि पेशेंट को पूरी की पूरी राइट लेटरल पोजीशन देना तो संभव नहीं होता है। रेगुलर स्टूडेंट हैं मनीषा वैसे, हाँ वेरी गुड, शाबाश। अब देखो ध्यान से सुनते जाइएगा, आरआरबी की स्ट्रेटेजी बताएं। हाँ बताएंगे बेटा, उसके लिए अलग क्लास लेकर के आएंगे। अभी जो मैं बता रहा हूं ये आप लोगों को याद आएगा जब एग्जाम में आएगा। स्ट्रेटेजी तो हर एग्जाम की सेम है। अगर आप लास्ट क्लास जो मैंने ली अगर आप उसको देखोगे तो आपको वो सारी बातें समझ में आने लगी। और अभी तो डेट तो आने दो, अभी से एक ही दिन के अंदर अगर हम सब कुछ कर लेना चाहेंगे तो बेटा काम कैसे चलेगा मनीषा? भाई एक ही दिन के अंदर क्या बच्चा पैदल से दौड़ने लग जाता है क्या? अरे पहले तो घुटनों घुटनों चलता है, फिर 2 कदम चलता है, फिर दौड़ता है ना। तो इसी तरीके से आप धीरे धीरे पढ़ते रहें, जो आपकी क्वायरीज हैं वो एक एक करके हम लोग आप लोगों के लिए लेकर के आएंगे। और यहां पर जो लाया जा रहा है वो तो आपको पता है एकदम गोल्डन डायमंड चीजें हैं। आप भारत के किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जाएंगे या तो वो कॉपी करते नजर आएंगे, या वो लोग हैं जिनको हमने पढ़ाया है जो इधर उधर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। लेकिन आपको जो डेटा, मैंने लास्ट क्लास में कहा था एक्यूरेसी ऑफ द डेटा, कि जो आप डेटा पढ़ रहे हैं उसकी एक्यूरेसी जो है
सिलेक्शन उसी से होता है, अन्यथा तो कोई कहीं से भी पढ़ा सकता है। बात समझ रहे हैं ना? चलो खैर, अरुण राधे राधे, गुड इवनिंग बेटा। सुपर डुपर टीम है मैड गुरु सुरेंद्र, थैंक यू बेटा, थैंक यू। चलो यहां तक आप ध्यान दें। नेक्स्ट क्वेश्चन जिसके ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे, हाँ, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ सक्शनिंग ए पेशेंट विद एंडोट्रेकियल ट्यूब। कि अगर एंडोट्रेकियल ट्यूब है और उस एंडोट्रेक, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पढ़ लो प्रीवियस ईयर, हाँ हाँ प्रीवियस ईयर का भी एक अलग से सेगमेंट शुरू कर रहे हैं। लेकिन वो, अब आप लोगों को एक बात बताऊं, आप लोग यहाँ खड़े होकर के बातें तो करते हैं, लेकिन आप लोगों को जब हमने एक सेशन चला रखा है, अभी मेरी क्लास के बाद 9:30 से एक सेशन शुरू होगा, जिसमें आपको सॉन्डर्स, मॉसबी, लिपिनकोट, पीवाईक्यू, जितने भी एनक्लेक्स और जितने भी प्रीवियस है, वो सारे के सारे करवाए जा रहे हैं सर के द्वारा। अब वहां पर तो तुम आते नहीं हो, जो कि बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ करवाए जा रहे हैं, पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन करवाया जा रहा है। वो कोई गैस पेपर नहीं है जो वहां पर करवाया जा रहा है, वो आपको कंप्लीट क्वेश्चन है जो 9:30 बजे सर क्लास लेते हैं, वो आपको करवाते हैं, और वही सॉल्यूशन करवाते हैं जो आपके मॉसबी सॉन्डर्स है, वहीं का आपका वो क्वेश्चन सेशन चल रहा है। अगर आप वही क्वेश्चन सेशन रेगुलर आप देखते रहे तो आपको एक्स्ट्रा करने की जरूरत कहां है? क्योंकि जब एग्जाम में आएगा तो तुम कहोगे मॉसबी से 3 क्वेश्चन आए, सॉन्डर से 2 क्वेश्चन आए, तो वो आएंगे कहां से भैया? वही तो पढ़ा रहे हैं। जिससे कि आप लोगों को यह समझ में आए कि मैड गुरु आप लोगों के लिए कितने तरीके से रेगुलर सेशंस और रेगुलर क्लासेस लेकर के आ रहा है। अब चलो खैर ध्यान दो, हाँ आते हैं, हाँ मैंने देखा है साओ और ये हर्षद वगैरह आते हैं, उसमें देखा है मैंने। चलो कह रहे हैं व्हाट इज द प्राइमरी, आंसर करते जाओ, ऑप्शन डी, व्हाट इज द प्राइमरी। अब देखो ध्यान से सुनना, कह रहे हैं कि पर्पस नहीं पूछा, आपको क्या पूछा है बेटा, कि जो आप यहां पर ले रहे हैं सेशन, उस सेशन का बेसिकली आपको पूछा जा रहा है कि प्राइमरी। अब इसी में आपको कह रहे हैं कि एंडोट्रेकियल ट्यूब जो है उसमें हम क्या करते हैं बेटा, सक्शन करते हैं। देखो ध्यान से सुनना, सक्शन करते हैं और उसका पर्पस नहीं, क्या बोल रहे हैं, प्राइमरी, क्योंकि पर्पस तो है सीक्रेशंस को भी रिमूव करना है, सारे पॉइंट है, लेकिन प्राइमरी जो पर्पस है वो पर्पस है टू मेंटेन द एयरवे। या एग्जामिनर ये भी कह सकता है कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंट पर्पस बिहाइंड सक्शनिंग टू द ईटी ट्यूब, कि ईटी ट्यूब को सक्शनिंग करने का सबसे महत्वपूर्ण पर्पस क्या है, इंपॉर्टेंट पर्पस क्या है? तो सबसे इंपॉर्टेंट पर्पस है कि हम एयर वे मेंटेन करना चाहते हैं। देखने पर आपको लगेगा सीक्रेशंस को रिमूव कर रहे हैं, सीक्रेशंस को रिमूव करना पर्पस नहीं है, सीक्रेशंस क्यों रिमूव कर रहे हैं तो आपने यहां पर ध्यान देना है। इसके अलावा कह रहे हैं रिलीव डिस्कंफर्ट इन द पेशेंट थ्रोट ना, या बता सकते हैं, कह रहे हैं टू प्रिवेंट द रिस्क ऑफ निमोनिया, कि हम लोग जो है निमोनिया अगर किसी भी पेशेंट को हो सकता है तो उसकी रिस्क को कम करना चाहते हैं। ऐसा हो सकता है क्या? सर 2024 निकल जाएगा, जल्दी से बताओ। 2024 का कोई मुहूर्त थोड़ी लगा है। हाँ चलो खैर बात सुनो, कह रहे हैं टू प्रिवेंट द रिस्क ऑफ निमोनिया, कि निमोनिया जो है उसकी रिस्क को कम करने के लिए भी हम सक्शन करते हैं। तो चलो मुझे एक बात बताओ कि अगर आप निमोनिया, मैं कह रहा हूं आंसर तो ठीक है यही है, आपकी जो मुख्य प्राथमिकता है वो यही रहने वाली है बेटा। अब देखो ध्यान से सुनना, कि आपको यहां पर अगर ये पूछा जाए कि आप किसी भी पेशेंट को निमोनिया की रिस्क को कम करना चाहते हैं, किसकी रिस्क को कम करना चाहते हैं, निमोनिया, और आपको पता है जिस भी पेशेंट को ईटी ट्यूब लग रही है तो उसका कॉम्प्लिकेशन किसके साथ में, वेंटिलेटर के साथ में। अगर वेंटिलेटर भी लग रहा है तो वेंटिलेटर एसोसिएट निमोनिया होता है ना बेटा। हाँ बेटा बता देंगे मनीषा, आप इस पे तो फोकस करो, मैं आपकी बात समझ गया हूं। सर आई रिक्वेस्ट आरआरबी टारगेट, वो बताएंगे बेटा, आज तो आप जो कर रहे हो वो कर लो ना। मेरा टारगेट है 2023 तक एसएसबी कंप्लीट करना। ओके 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 ओके, करवा देंगे बेटा, करवा देंगे मनीषा। चलो सीएचओ भी पढ़ लो, सीएचओ नहीं, ये सभी काम आएगा बेटा। जो ये गलतफहमी में है ना, गलतफहमी कि सीएचओ लगा रहे, नर्सिंग कभी गलत हुई है क्या? नर्सिंग का कोई, मुझे बताओ लास्ट टाइम सीएचओ का पेपर था, जब सीएचओ का पेपर आया तो तुम बोलने लग गए नॉर्सेट से भी कठिन आया है।
तो सब कुछ जब तुमने ही डिसाइड कर लिया है कि सीओचओ का पेपर ऐसा होगा, तुम लोगों ने डिसाइड कर लिया आरआरबी का पेपर ऐसा होगा, नॉर्सेट का पेपर ऐसा होगा, तो फिर तुम पढ़ते क्यों? तुम तो पेपर बनाओ, एग्जामिनर को बोलो कि हम पेपर भेजेंगे। पहले अपने आप को डाउन टू अर्थ रखना सीखो। जब ये सारी चीजें करोगे ना, तभी सिलेक्शन के पास पहुंचोगे बेटा। हाँ चलो, तो यहां तक आप ध्यान दें। अब देखो ध्यान देना, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द करेक्ट नर्सिंग एक्शन व्हेन द एंडोट्रैकियल ट्यूब बिकम्स डिस्प्लेस। आंसर आने तो, जवाब आने तो शाबाश। अरे तुम तो पढ़ाई पे फोकस करो यार, सबको अपने अपने तरीके से पढ़ने दो। हाँ हाँ हाँ, चलो चलो चलो, आने तो जवाब, शाबाश। जवाब दो, शाबाश, आने तो जवाब बेटा। हाँ हाँ हाँ, साइड दिख रहा है ना बेटा। हाँ दिख रहा है सबको। ए सी डी, डीजी पवन, आरू रॉयल, बलराम, मनीष। हाँ हाँ, जवाब दो, शाबाश शाबाश, आने दो, शाबाश। मैक्सिमम जो स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं, वो आंसर दे रहे हैं, कोई ए बोल रहे हैं। मैक्सिमम जो आ रहे हैं कंफ्यूज्ड आंसर आ रहे हैं बेटा आप लोगों के, ए सी डी ए। हाँ हाँ, आने दो जवाब, शाबाश। गजेंद्र सी कह रहे हैं कि जब एंडोट्रैकियल ट्यूब डिस्प्लेस हो जाए तो निम्नलिखित में से, आप कह रहे हैं मैनुअली वेंटिलेट करेंगे। आप एक बार प्रश्न को ढंग से पढ़ने का प्रयास करो। मैक्सिमम जो आंसर दे रहे हैं वो सी, बेसिकली ज्यादातर आंसर आप लोगों का आ रहा है। अरे कोई बात नहीं नम्रता, कुछ लोग होते हैं, आप क्यों, सिर्फ आप फोकस पर हो ना बेटा पढ़ाई पर। हाँ हाँ, चलो चलो पढ़ो। अब देखो ध्यान, कह रहे हैं कि आप यहां पर जो पूछा जा रहा है, बेसिकली कुछ लोग क्लास को सिर्फ डिस्टर्ब करना चाहते हैं, आप सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करो यार। अब देखो ध्यान देना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं बेटा, नॉट द करेक्ट नर्सिंग एक्शन, कि निम्न में से कौन सा सही नर्सिंग एक्शन नहीं है। कब, जब एंडोट्रैकियल ट्यूब क्या हो गई है, डिस्प्लेस हो गई है या डिसलॉग हो गई है। तो पहले तो आपको यह समझ में आना चाहिए कि अगर आपकी एंडोट्रैकियल ट्यूब डिसलॉग हो जाती है तो करेंगे क्या, क्योंकि आप लोग से पूछा जा रहा है नॉट, और आप आंसर दे रहे हैं कुछ और। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, अगर एग्जामिनर कहता है कि व्हाट इज द प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन, या व्हाट इज द प्रायोरिटी ऑब्जर्वेशन बाय द नर्स व्हेन द एंडोट्रैकियल ट्यूब इज डिस्प्लेस, कि जब एंडोट्रैकियल ट्यूब डिस्प्लेस हो जाती है तो सबसे पहले नर्स क्या देखेगी, तो आपका आंसर आएगा असेस द साइन ऑफ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। ये पूछ रहा है नॉट, तो पहली चीज तो आपको यह समझना पड़ेगा कि नर्स क्या क्या करने वाली है। तो नर्स यहां पर, मान लो, ध्यान से सुनना, नॉट नहीं होता तो फिर आपके आंसर में कोई फर्क पड़ सकता था। पहले आप ये समझें, कह रहा है कि निम्न में से क्या नहीं करना है, तो पहले ये समझ लो करना क्या है। अब ध्यान देना कि यहां पर कह रहे हैं सबसे पहले हम रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस को असेस करेंगे, ये पहली प्रायोरिटी।
दूसरा आपने बताना है मैन्युअली वेंटिलेट करेंगे, ये हमारी दूसरी प्रायोरिटी। आपने यहां पे बताना है ट्यूब को रीइंसर्ट करने की कोशिश करेंगे, ये हमारी तीसरी प्रायोरिटी। तीसरा आपने बताना है कॉल फॉर असिस्टेंस, ये हमारी चौथी प्रायोरिटी। और कह रहा है क्या नहीं करेंगे, तो भैया सक्शन नहीं करेंगे। प्रश्न को पढ़ा नहीं और बिना पढ़े ही आप अपने जवाब दे रहे हो, तो आपको यह समझना पड़ेगा अगर यहां पर नोट नहीं होता और अगर एग्जामिनर कहता नर्स सबसे पहले क्या करेगी, तो आप मैनुअली वेंटिलेट करते। नर्स सबसे पहले क्या ऑब्जर्व करेगी, तो आप कहते रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस को ऑब्जर्व करेंगे। तो आप ये समझो कि पूछा क्या जा रहा है, अगर यहां नॉट लिखा है तब तो आप क्या नहीं करोगे, सक्शन नहीं करोगे, क्योंकि जब ट्यूब निकल गई है तो ट्यूब निकलने के साथ में सक्शन करने का कोई बेसिकली बेनिफिट होने वाला नहीं है। अरे बात समझ रहे हो ना? हाँ, तो यहां पर आप ध्यान दें कि वी शुड नॉट परफॉर्म दी सक्शन, हम जो सक्शन है वो परफॉर्म नहीं करेंगे। तो यहां तक आप बता सकते हैं करेंगे क्या, तो ये सारे के सारे पॉइंट है। अब जैसा मैंने आपको कहा कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं, किसकी तैयारी कर रहे हैं, नॉरसेट की, तो आपको ये सारे के सारी सीक्वेंस को सही क्रम में भी लगाया जा सकता है। भाई आपको एग्जामिनर कह सकता है अरेंज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ नर्सेज रोल व्हेन द एंडोट्रैकियल ट्यूब इज डिस्प्लेस, कि जब एंडोट्रैकियल ट्यूब डिस्प्लेस हो जाए तो एज ए नर्स आपकी क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए, तो सही क्रम में लगा देना, पहला दूसरा तीसरा चौथा। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो यही बेसिकली हमारा एम और उद्देश्य है कि आपको यह समझ में आए कि प्रश्नों के पैटर्न, अभी पूछ रहे थे पैटर्न क्या है, वो पैटर्न ही चल रहा है। अगर आप ध्यान से मेरी बात को सुन रहे हैं तो आपको यह समझ में आ रहा होगा मैं हर तरीके के पैटर्न बता रहा हूं, प्रायोरिटी भी बता रहा हूं, सिंगल लाइन भी आपको बता रहा हूं, करेक्ट सीक्वेंस लेकर के भी आपको बता रहा हूं। इसका मतलब 3 पैटर्न मैंने आपको करवाए हैं, और यही अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं इसका मतलब है कि आप पढ़ना शायद चाहते ही नहीं है। चलो खैर, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम लोग बात करते हैं, समय खराब नहीं करना है। हाँ जी, कह रहे व्हाट इज द रिकमेंडेड मेथड फॉर वेरीफाई द करेक्ट प्लेसमेंट ऑफ एंडोट्रैकियल ट्यूब, कि एंडोट्रैकियल ट्यूब के प्लेसमेंट को करेक्ट सही अगर चेक करना है, कौन सा ऐसा मेथड तरीका है जिससे आप वेरीफाई कर सकते हैं। हाँ जी, आने दीजिएगा जवाब, आने दो शाबाश, दो जवाब। हाँ आने दीजिएगा। ऑप्शन ए सुमित, तेजवीर, ए बलराम, ऑप्शन डी साहू कैप्नोग्राफी, वेरी गुड शाबाश बलराम, ऑप्शन डी अरुण, ऑप्शन डी हर्षद कैप्नोग्राफी, शोइब डी, डी डी जितेंद्र शक्तिमान, मनोज लर्निंग, ऑप्शन डी आरु अनवी। हाँ मैक्सिमम स्टूडेंट जो हैं वो सारे के सारे आंसर कर रहे हैं। हाँ ठीक है, वेरी गुड, कृष, विवेक, लक्ष्मण, एम के पॉइंट, जितेंद्र, शिवाजी, मनोज, दीपक। हाँ मैक्सिमम जो स्टूडेंट आंसर कर रहे हैं उनके जो आंसर आ रहे हैं वो आंसर कर रहे हैं कैप्नोग्राफी को आंसर कर रहे हैं। और आपको पता है कि ये जो तरीका है यही सबसे कह रहे हैं करेक्ट रिकमेंडेड, तो बेसिकली जो मोस्ट रिलायबल तरीका है वो सबसे पहली प्रायोरिटी तो यही है। चलो यहां पर ऐसे ना बोला जाए, ध्यान देना, ये तो आपने बताया, लेकिन मान लो ऐसे ना बोला जाए और आपको यहां पर मैं थोड़ा सा चेंज कर दूं और मॉडिफाई कर दूं, क्या, बात को सुनिएगा बेटा। अब ये तो ठीक है आपने बताया, लेकिन मान लीजिए मैं ऐसे ना बोलकर आपको कह रहा हूं व्हाट इज दी, और यहां पर मैं लिख देता हूं सेकंड रिकमेंडेड मेथड। क्या बोला गया है, सेकंड रिकमेंडेड मेथड, और फिर आंसर करो बेटा। भाई ये तो आपने बता दिया मोस्ट रिलायबल है।
अब यहां पर आपको इसी प्रश्न को वापस बता दिया कि व्हाट इज द सेकंड रिकमेंडेड मेथड या व्हाट इज द सेकंड कंफर्मेटिव मेथड। एक्सरे, एक्सरे हमेशा कौन सी प्रायोरिटी है, सेकंड प्रायोरिटी है, ये फर्स्ट प्रायोरिटी है। इसके अलावा आप यहां पर मुझे बताओ तीसरा तरीका, तीसरा तरीका बताओ भाई। यहां पर एक्सरे की जगह लिखा जा सकता है रेडियोग्राफिक एग्जामिनेशन। भाई रेडियोग्राफिक एग्जामिनेशन लिख दे या एक्सरे लिख दे, बात एक ही है, राइट। हाँ आने दो जवाब, शाबाश। एक्सरे कंफर्मेशन सेकंड प्रायोरिटी है, फर्स्ट प्रायोरिटी जो है वो बेसिकली आपने बतानी है कैप्नोग्राफी। हाँ जी, स्टोमक थर्ड प्रायोरिटी, स्टोमक एस्पिरेट करते हैं, नहीं यार इसमें है ही नहीं शायद ऑप्शन ये यहां पर। हाँ जवाब सी सी सी, बस यही गलती तुम्हारी हो गई है, क्योंकि तुम गलती जो कर रहे हो वो सबसे बड़ी गलती यही कर रहे हो सुमित, एनवी, लक्ष्मी। स्टोमक एस्पिरेशन, अरे भाई कौन सी ट्यूब है, एंडोट्रेकल ट्यूब, नॉट एनजी ट्यूब। अगर आप यहां पे स्टोमक पीएच देखो, पीएच देखते हो एंडोट्रेकल ट्यूब के प्लेसमेंट के लिए, कहां, अरे मेरे भाई बच्चों क्या कर रहे हो, इसमें तो ऑप्शन ही नहीं है। ये एब्डोमेन की पीएच थोड़ी देखते हैं, ये भी नहीं करते हैं। यहां पर आपने बताना है, अगर ऑप्शन में आता है और यहां लिखा है तो आपने बताना ऑस्कल्टेशन करना है, लेकिन क्या करना है, तो आपने बताना है बाई लेटरल दी चेस्ट, ये लिखा हुआ होना चाहिए था मेरे भाई। ऑस्कल्टेशन तो करेंगे लेकिन एब्डोमेन नहीं करेंगे, एब्डोमेन के ऊपर तो एंडोट्रेकेल ट्यूब के लीकेज को चेक कर सकते हो। मैंने लीकेज नहीं पूछा है, मैंने पूछा है कि तीसरी प्रायोरिटी बताओ। अगर आपको पता है कि एयर अगर जा रही है तो आपका ये चेस्ट राइज कितनी बार कर लोगे यार। तो बेसिकली जो पॉइंट है ऑस्कल्टेशन बाइलेटरल ऑफ द चेस्ट, आप स्टेथोस्कोप को राइट भी लगाओगे लेफ्ट भी लगा करके देखोगे और आपको पता है राइट साइड का जो है वहां पर एयर की जो हुजिंग साउंड है वो आनी चाहिए। अरे भाई आपको पता है कि जब बाइलेटरल चेक करते हैं और बाइलेटरल चेक करते हैं तो राइट साइड के ऊपर आवाज आनी चाहिए ना, हुजिंग साउंड आनी चाहिए ना राइट लेटरल में। और अगर ये साइड लेफ्ट साइड आ रही है, ये जो आवाज है ये लेफ्ट साइड आ रही है या फील हो रही है, इसका मतलब है कि ट्यूब लेफ्ट साइड ब्रोंकस में पहुंच गई है। ये जितने भी पॉइंट बोल रहा हूं ये सब आपके एग्जाम में या तो पूछे जा चुके हैं, लास्ट से लास्ट ईयर जो नॉर्सेट है वहां पर इन्होंने ये प्रश्न भी पूछा है। तो आपको यहां पर ये समझ में आना चाहिए कि प्लेसमेंट देख रहे हैं, आपने ऑस्कल्टेशन देखते ये नहीं समझा कि एब्डोमेन को ऑस्कल्टेशन करना है या बाइलेटरल ऑफ द चेस्ट ऑस्कल्टेशन करना है। और यही जो मेथड है वाइडली यूज किया जा रहा है, ज्यादातर जो यूज किया जा रहा है ना वो इसी मेथड को यूज करते हैं। ये हम नहीं कह रहे कि ये सबसे रिलायबल है, लेकिन हम कह रहे हैं कि ज्यादातर जो यूज किया जाता है चेस्ट, वेरी गुड शोएब, बाइलेटरल, नम्रता शाबाश, वेरी गुड बेटा। तो आप यहां पे ध्यान दें सुरेंद्र, हाँ जी ओके सर, मनीषा। तो देखो ध्यान से सुनना, ये आपको क्या बोल रहे हैं, ये सारे के सारे पॉइंट जो मैंने आपको बताए। ऑस्कर अगर एग्जामिनर यहां पर कहता कि व्हाट इज द असेसमेंट बाय द नर्स, देख लो क्या कह रहा हूं, अगर एग्जामिनर कहता है व्हाट इज द असेसमेंट बाय द नर्स फॉर चेक द लीकेज ऑफ ईटी ट्यूब, तो आप कहते हो ऑस्कल्टेशन टू द एब्डोमेन, कि एब्डोमेन के ऊपर स्टेथोस्कोप को रखते और एम्बू बैग से एयर डालते ट्यूब में, अगर वो आपके एब्डोमेन पर हवा की आवाज आ रही है इसका मतलब एंडोट्रेकल ट्यूब लीकेज हो सकती है। तो एक चीज में से कितने प्रश्न बन रहे हैं, एग्जामिनर तो यह भी कह सकता है कि एक्सरे करोगे और एक्सरे में जब एंडोट्रेकल ट्यूब देखोगे तो कैरिना से वो कितनी ऊपर होगी, कैरिना का मतलब वो जगह जहां ट्रैकिया बायफरगेट हो जाती है। तो आपको मैंने लिखा है क्लास में कि 1 से 2 सेंटीमीटर ऊपर कैरिना से होनी चाहिए।
मैड गुरु दुनिया की टॉप मोस्ट कोचिंग, एब्सोल्यूट बेटा, सबसे एक्सपीरियंस जो फैकल्टीज है वो मैड गुरु के ही पास है। बस मैड गुरु की एक चीज है कि वो यूट्यूब प्रमोशन, गूगल ऐड नहीं करता है। क्योंकि ये क्लास भी हम लोग इसलिए ले रहे हैं कि बच्चों की फरमाइश है, जो बच्चे हमसे पढ़ के जा चुके हैं वो रेगुलर नहीं पढ़ पा रहे, इसलिए ये क्लास लेकर के आ रहे हैं। अन्यथा हमारा कोई ये उद्देश्य नहीं है कि हम प्रचार करने आए, बात समझ रहे हैं। इसलिए लोग सिर्फ YouTube को देख रहे हैं। तो मेन पॉइंट है कि आपको यह समझ में आना चाहिए कि हमें पढ़ना कहां है, और पढ़ना है तो उन लोगों से पढ़ना है जिन्होंने कश्मीर से कन्याकुमारी तक हजारों लोगों को आपके एम्स और नॉरसेट के अंदर लगा दिया है। चलो खैर, अब देखो ध्यान देना, यहां तक मैंने आप लोगों को बताया कि ये सारी, ये पहली प्रायोरिटी हो गई है, ये आपकी दूसरी प्रायोरिटी हो गई है, ये तीसरी प्रायोरिटी जहां बाइलेटरल लिखा हुआ है, एक्सरे करेंगे तो आपने बताना है कि जो कैरिना वाला एरिया है उससे 1 से 2 सेंटीमीटर अबव होनी चाहिए आपकी ईटी ट्यूब। और इसके अलावा मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बताया था कि जो एंडोट्रेकियल ट्यूब होती है उसको अगर हम फिक्सेशन करते हैं बेड सोर से बचाने के लिए, तो उसकी एक्यूरेट साइड क्या होनी चाहिए, तो राइट साइड करना है, और राइट साइड में भी जो आपका ईयर है इससे ऊपर की तरफ होनी चाहिए। ये प्रश्न तो लास्ट टाइम आपके एग्जाम में बेटा पूछा ही गया है। तो कहने का मेरा सिंपल सा पॉइंट है कि आपको यह समझ में आ जाना चाहिए कि हर शब्द प्रश्न लेकर के आता है। तो आप सोचो ये 4 नहीं 8 10 प्रश्न एक पॉइंट के साथ आपको बता रहा हूं, तो समय खराब नहीं करना। नेक्स्ट प्रश्न के ऊपर बेटा हम लोग बात करते हैं। हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट कॉमन मैथड टू प्रिवेंट द एस्पायरेशन इन ए पेशेंट विद ईटी ट्यूब? हाँ जी, आने दो जवाब। सर एक क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन होते हैं, ध्यान दो। एम्स आरआर भी सब क्लियर होगा। यस 100% पीके। कोई सा ही एग्जाम हो भारत का अगर आप यहां देख रहे हैं तो आपको हर एग्जाम, क्योंकि पर्टिकुलर नर्सिंग की है तो नर्सिंग में आपको सिलेबस में ये बताया गया था क्या कि ये नर्सिंग का कोर्स जो 4 साल का है ये आरआरबी के लिए है, ये नर्सिंग का कोर्स नॉरसेट के लिए है, ये नर्सिंग का कोर्स सीएचओ के लिए है। अरे भैया, तो आपको ये समझ में आना चाहिए। चलो खैर, कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट कॉमन मेथड, कि निम्न में से मोस्ट कॉमन मेथड। और आपको ये बात भी पता है कि जब आप तैयारी करते हैं, मैं लास्ट में क्लास में भी आपको बताया था कि यू शुड अंडरस्टैंड द प्रायोरिटी ऑफ द सब्जेक्ट एंड टॉपिक्स। आपको ये समझ में आना चाहिए, मनोरंजन नहीं करना है। मैंने आपको क्या बताया कि पर्टिकुलर सिर्फ सीएचओ ही देख रहे हो तो फिर कम्युनिटी के ऊपर फोकस करो, और आप अगर आरआर भी देख रहे हो तो फिर सारे सब्जेक्ट आएंगे, और नॉरसेट आएगा तो फंडामेंटल और उसके बाद एमएसएन। तो कहने का मेरा मकसद है आपको प्रायोरिटीज पता हो, और बिना प्रायोरिटी के अगर आप अपनी स्टडी, कह रहे हैं ना कि बिना लगाम के अगर घोड़े को छोड़ दिया तो भैया वो तो कहीं पर भी दौड़ेगा। वही आपकी हालत है एज ए स्टूडेंट, कि आपको ये समझ में ही नहीं आता है कि मुझे पढ़ना क्या है। और अगर आपको ये समझ में नहीं आएगा तो इसका मतलब आपकी नाव कभी भी डूब सकती है। तो पहले तो ये समझो, और मैं इस क्लास को आपको बता देता हूं, नीचे लिंक दे दूंगा। लास्ट जो 19 तारीख की क्लास थी वो आप देखना, अपने आप को समझ में आएगा। साहू कॉन्शियस पेशेंट में सेमी फॉलर पोजीशन देंगे। अरे बेटा प्रश्न तो पढ़ ले। हाँ ठीक है बेटा, वेरी गुड, शाबाश। अब देखो ध्यान देना, यहां पे कह रहे हैं मोस्ट कॉमन मेथड टू प्रिवेंट एस्पायरेशन इन ए पेशेंट विद ईटी ट्यूब। ये नहीं कह रहा है, ये यहां पर ये नहीं कह रहा है कि किसी भी पेशेंट को ईटी ट्यूब लगा करके ओरल केयर कर रहे हो तो कौन सी पोजीशन दोगे, ये लिख रहा है क्या इसमें? क्या लिख रहा है? कह रहे हैं कि अगर किसी भी पेशेंट को एंडोट्रेकियल ट्यूब लगाई है और एंडोट्रेकियल ट्यूब के द्वारा अगर पेशेंट को सीक्रेशंस आते हैं तो पेशेंट को एस्पायरेशन, निमोनिया कॉम्प्लिकेशन भी पैदा हो सकता है, और ऐसी स्थिति में उसे रोकना चाहते हो तो क्या करोगे? तो प्रश्न का मतलब तो समझो मेरे बच्चों। तो यहां पर कह रहे हैं पेशेंट को सुपाइन पोजीशन में रखेंगे, बिल्कुल नहीं। आपने देखा भी होगा सुपाइन में भी रखते हैं तो नीचे एक पिलो लगाते हैं, और वो पिलो इसलिए लगाते हैं कि हेड जो है लगभग 30 से 45 डिग्री पर रेज किया जा सके। और आपको पता है कि अगर हेड 30 से 45 डिग्री पर रेज होगा तो एस्पायरेशन की रिस्क
कम हो जाएगी। तो मतलब समझो, एस्पायरेशन की रिस्क को रोकना है तो बेसिक आपका आंसर है कि हेड जो है शुड बी एलिवेटेड एट 30 to 45 डिग्री एंगल, जो कि हम कह सकते हैं सेमी फॉलर पोजीशन आप बोल सकते हो। राइट लेटरल तो कब देते हैं? जब ओरल केयर प्रोवाइड करवाते हैं बेटा। तो ये तो पर्टिकुलर ओरल केयर के लिए बताई गई है, लेकिन यहां पर ओरल केयर नहीं पूछी है, तो बात को समझना। बार बार सक्शन करते हैं लेकिन फिर भी हो सकता है। तो आपने यहां पर जो आंसर है वो आप ध्यान दें। अब बिल्कुल सिंपल ही था ना, अगर आप सीएचओ की तैयारी कर रहे हो, आप तैयारी कर रहे हो आरआरबी, तो दोनों के अंदर आपका ये प्रश्न आ जाएगा। अब इसी चीज को आप मान लो दूसरे तरीके से पूछा जाए, तो एग्जामिनर इन्हीं में घुमा फिरा करके आपको चीज लेकर के आ सकता है। तो यहां पर आप बताएं, तो एक एक चीज जो एक एक पॉइंट है वो आपको समझ में आना चाहिए कि प्रश्न बन कैसे रहे। तो यहां पर जो आपका आंसर है सक्शन नहीं होगा, हेड शुड बी एलिवेटेड एट 30 to 45। अभी मैंने क्या बोला था कि अगर आप पेशेंट जो ईटी ट्यूब का होता है, तो आपने देखा होगा ईटी ट्यूब वाले पेशेंट के सिर के नीचे पिलो लगाते हैं। चलो यहां तक बताओ, वेरी गुड, शाबाश। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़े, जवाब दे। राइट हो गया, वेरी गुड आरू। ओके सर, गलत हो गया, कोई बात नहीं, गलत कर लो जितना यहां करना है, मेरे एग्जाम में जाकर के गलत नहीं होना चाहिए। बेसिक गेम तो यही है, क्योंकि प्रैक्टिस जो होनी चाहिए वो बाहरी हो जानी चाहिए। जब आप वर्ल्ड कप खेल रहे हैं तो वहां प्रैक्टिस की नहीं भैया, वहां तो चौके छक्के ही लगने चाहिए। चलो खैर, मेरा भी सी था, शोएब, वेरी गुड। हाँ, अब कह रहे नेक्स्ट क्वेश्चन आप पढ़ें। कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट नर्सिंग इंटरवेंशन फॉर ए पेशेंट इन आईसीयू हु हैज डेवलप एंड एयर एम्बोलिज्म। अब देखो, बार बार मैंने आप लोगों को क्लास में भी बताया है कि ये लाइन जब 6 लाइन का बन जाएगा प्रश्न, तो वो आपका नॉरसेट का हो जाएगा, 2 लाइन का हो जाएगा तो आरआरबी का हो जाएगा। अब ये अंतर क्या है? तो अंतर सिर्फ इतना है, आपने बेसिक चीज पकड़नी पड़ेगी। हाँ सेम है बेटा, सेम है। अब सुनो, यहां पर कह रहे हैं कि आप जो है एयर एम्बोलिज्म, अब इसी को जब एग्जामिनर नॉर्थ साइड में पूछेगा तो यहां लिख देगा ए पेशेंट जिसका कि नाम राम है, श्याम है, वो रोड एक्सीडेंट हो गया, रोड एक्सीडेंट होने के बाद वो आईसीयू में एडमिट हुआ, होने के बाद उसको ये ट्यूब चलाई, ये कह सकते हैं कि थेरेपी चलाई गई, और उस थेरेपी में उसको ये हो गया। अरे कुछ भी लिखे यार, आपको तो बेसिक मतलब समझ में आना चाहिए कि आपसे एग्जामिनर पूछना क्या चाह रहा है। नियोनेटल चाइल्ड में क्या करते हैं, किस चीज के लिए क्या करते हैं बेटा? हाँ यही होगा। हाँ चलो, अब यहां पर आप ध्यान दो। कह रहे हैं कि अगर एयर एम्बोलिज्म होता है तो क्या करेंगे। आप कह रहे हैं कॉल फॉर इमरजेंसी एंड हेल्प इनिशिएट चेस्ट कंप्रेशन। चेस्ट कंप्रेशन बेसिकली हम तब परफॉर्म करते हैं जहां पे ब्रैडीकार्डिया हो, साइन ऑफ डेथ हो। ये एयर एम्बोलिज्म दोनों ही नहीं है, क्योंकि अगर किसी भी व्यक्ति को एयर एम्बोलिज्म होता है तो आप लोगों को पता है रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो सकता है, पेशेंट के शरीर पर पसीना आ सकता है, पेशेंट को चेस्ट पेन हो सकता है, लेकिन ये सारे के सारे लक्षण साइन ऑफ डेथ तो नहीं है। इसका मतलब सीपीआर नहीं करेंगे। इंट्रावीनस फ्लूइड, अगर हम लोग फ्लूइड देते हैं तो वो जो एम्बोलिज्म है वो कहीं पर भी अंदर जाकर के रुक जाएगा और पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट का कारण बन देगा। तो इसका मतलब ये भी नहीं है। कह रहे हैं ऑक्सीजन नॉन ब्रीथर मास्क से देंगे, कोई मतलब है नहीं। बेसिकली आंसर आपका है कि हम पेशेंट को लेफ्ट लेटरल डेक्यूबाइटस, मतलब पेशेंट लेफ्ट लेटरल रखेंगे, हेड को नीचे रखेंगे जैसे ट्रेनलेनबर्ग पोजीशन में रखते हैं, इस तरीके से आपका जो एयर एम्बोलिज्म है वो बेसिकली साइड में हो जाएगा, कॉर्नरी आर्टरी से दूर आ जाएगा और वहां पर उसके कहीं पर भी रुकने के चांसेस नहीं होंगे। तो ऐसी स्थिति में आप जो है इस मैनेजमेंट को फोकस
कर सकते हो। और आप ध्यान दो, ये तो है आपकी सबसे पहली प्राथमिकता, लेकिन अगर एयर एम्बोलिज्म है जहां पर एज ए नर्स आप काम कर रहे हैं, इसके बाद डॉक्टर को बता सकते हो, जरूरत हो तो ऑक्सीजन लगाई जा सकती है। लेकिन ये सारे के सारे काम कब, जब आपसे पूछा जाए, सीक्वेंस पूछी जाए कि एयर एम्बोलिज्म होने पर नर्स को क्या क्या करना है, उसे सही क्रम में लगाओ। तो आपको यहां पर ध्यान देना है, हम इसको इस तरीके से पोजीशन दे सकते हैं, डॉक्टर को बता सकते हैं, और इसके बाद जरूरत हो तो ऑक्सीजन लगाया जा सकता है। तो यहां तक आप बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाफट फटाफट जल्द से जल्द आंसर आने दो। जितनी जल्दी आंसर आएंगे उतनी ही जल्दी मैक्सिमम क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर पाओगे। हाँ जी, आने तो जवाब, जवाब, शाबाश। नम्रता, अरुण, बोधी, अंबेडकर, दिस पोजीशन ट्रैप एयर इन द राइट एट्रियम, वेरी गुड, शाबाश। हाँ, पेशेंट को सीवियर ट्रॉमा हो गया, ठीक है, आईसीयू में है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या पूछा जा रहा है? आईसीपी बढ़ रहा है, आईसीपी बढ़ रहा है, और कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवेंशन वुड द मोस्ट इफेक्टिव। हम लोगों ने कई बार पढ़ा है कि या तो एग्जामिनर आपको आईसीपी के लिए कह सकता है एज ए नर्सिंग इंटरवेंशन। प्लीज सभी क्लास को शेयर करें, लाइक करें, तो सर को भी क्लास लेने में मजा आए। और अरे कोई बात नहीं, अगर अच्छा लगे तो ही लाइक करना, शेयर करना, अगर बुरा लगे तो लाइक भी मत करना। क्योंकि आप अगर लाइक करते हैं इट मींस आपको अच्छा लग रहा है क्लास, आपको लग रहा है ये बेनिफिशियल है, आपको लग रहा है फायदेमंद है। और अगर लग रहा है कि यार सिर्फ समय ही किल कर रहे हैं, तो फिर भैया क्लास में बने रहना भी बेकार है। चलो खैर, अब देखो यहां पर आप ध्यान दें कि सीधा सीधा पॉइंट है कि एडमिनिस्टर हाई डोज ऑफ फ्रूसेमाइड। फ्रूसेमाइड जनरली हम लोग यूज तो करते हैं, लेकिन फ्रूसेमाइड जो होता है ये बेसिकली एज ए नर्स इतना काम भी नहीं करने वाला है, और नर्स का तो रोल भी नहीं है। तो बेसिक जो आंसर है वो तो आपका क्या है, हेड को रेज करना। जहां पर एग्जामिनर आपको कह सकता है वही सेमी फॉलर्स पोजीशन, या ये भी कह सकता है रिवर्स ट्रेंडलेनबर्ग पोजीशन। भाई रिवर्स ट्रेंडलेनबर्ग पोजीशन भी लिख सकता है, सेमी फॉलर पोजीशन भी लिख सकता है, और ये भी कह सकता है। तो ये जनरली कॉमन क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आता है। इसके अलावा कीपिंग द पेशेंट नेक इन न्यूट्रल पोजीशन, ये न्यूट्रल पोजीशन में हम तब रखते हैं जब किसी भी पेशेंट को स्पाइनल इंजरी सस्पेक्टेड हो, कि हम हेड को न्यूट्रल पोजीशन में, अब जैसे ये क्वेश्चन है आपके एग्जाम में आया हुआ है कि व्हाट इज द पोजीशन प्रोवाइडेड बाय द नर्स व्हेन ए क्लाइंट हैव द स्पाइनल इंजरी, कि अगर स्पाइनल इंजरी, मैनीटॉल यूज करते हैं, ऑस्मोटिक डाययूरेटिक, साहू वेरी गुड, शाबाश। तो आपने यहां पर ध्यान देना है कि न्यूट्रल पोजीशन कब रखेंगे, जब स्पाइनल पोजीशन होगी, नेक इंजरी वगैरह किसी भी हो सकती है, हो सकती है, स्पाइनल इंजरी हो सकती है, नेक इंजरी हो सकती है। कहने का मकसद है कि आपको यहां पर यह पता होना चाहिए कि जब एग्जाम में प्रश्न आएगा तो वो यहां पर आपसे यह भी कह सकता है कि नेक इंजरी होने पर पेशेंट को पोजीशन कौन सी दे रहे हैं, तो हेड को न्यूट्रल रखना है, ना तो हाइपर एक्सटेंशन करना है। लेकिन अगर स्पाइनल इंजरी है तो फिर लोग रोल पोजीशन में करवट दिलवाते हैं, तो वो चीज अलग है, पोजीशन दिलवा रहे हैं वो बात नहीं कर रहा हूं। मैं बात रख रहा हूं कि अगर किसी भी व्यक्ति को नेक या स्पाइनल इंजरी है तो हेड को एकदम बिल्कुल सीधा न्यूट्रल, अरे वो सर्वाइकल कॉलर भी तो बांधते हैं, वो हेड को न्यूट्रल पोजीशन में ही तो रख रहा है। तो इस तरीके से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो इसका आंसर तो ठीक है, आप ये बता सकते हैं, लेकिन जो मैंने कहा है इन दोनों पॉइंट को आप ध्यान दें। इसके अलावा यहां पर कह रहे हैं हाई डोज ऑफ फ्रूसेमाइड,
फ्रूसेमाइड बेसिकली यहाँ यूज नहीं आएगा, आएगा तो ऑस्मोटिक डायूरेटिक जो मैनिटॉल है वो हम लोग यूज करते हैं। मैनिटॉल ड्रग ऑफ चॉइस, शॉइब, वेरी गुड। सेमी सुपाइन एंड डायूरेटिक, वेरी गुड, शाबाश। बोधि अंबेडकर, वेरी गुड शोएब। तो ये आप सारे पॉइंट बता सकते हैं। पढ़ो पढ़ो, शाबाश, जल्द से जल्द आने दो जवाब। हाँ जी, आंसर दीजिएगा, जल्द से जल्द आंसर दें। कंटिन्यू क्लास चलेगी क्या CH ऑफलाइन? हाँ नरेश, हाँ ये बात बता दूं कि जो बच्चे नए बैच के लिए पूछ रहे हैं उन्हें मैं बता दूं कि जो गुजर की थड़ी होटल ग्रैंड सफारी उसके जस्ट सामने नया बैच जो है हम लोग लेकर के आ रहे हैं 28 तारीख से। आज कितनी हो गई, 26 तारीख। तो 28 तारीख से नया बैच शुरू कर रहे हैं, जिसकी जो क्लासेज हैं वो सुबह 9 बजे से लगाई जाएगी। और जो बच्चे इसमें इंटरेस्टेड हैं ऑफलाइन क्लासेज में, जो ऑफलाइन बैच रहेगा वो ऑनलाइन भी रहेगा। जो बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं। और अधिक जानकारी जो नंबर नीचे दिए गए हैं उन पर बात कर सकते हैं। जो बच्चे क्लास में लेट आए हैं वो क्लास को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और जो बच्चे आज पहली बार आए वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर आंसर आ रहे हैं बी 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 बी। अरे भाई क्या कर रहे हो यार, जवाब दो जवाब दो, शाबाश। अब देखो ध्यान दो, कह रहे हैं एक पेशेंट है जिसको क्या चल रहा है, TPN चल रहा है, टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन। टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन का मतलब है कि जो पेशेंट है उसको क्या दिया जा रहा है, हायर कंसंट्रेशन फ्लूइड को सेंट्रल लाइन के थ्रू देते हैं न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाने के लिए, और उसे ही हम TPN बोलते हैं। अब आप यहां पे कह रहे हैं जिसमें सीधा सीधा कहा जा रहा है कि अगर आप TPN दे रहे हैं तो उसमें क्या मिला रहे हो बेटा, इंसुलिन मिला रहे हो, जिससे कि पेशेंट को हाइपरग्लाइसेमिया को क्या किया जा सके, मैनेज किया जा सके। भाई आप लोगों को जब मैंने क्लास में TPN पढ़ाया है तो मैंने एक चीज पढ़ाई है आप लोगों को कि जिस भी व्यक्ति को TPN लगाया जाता है, ध्यान देना कि जिस भी व्यक्ति को TPN लगाया जाता है, भाई जिस भी व्यक्ति को TPN लगाया जाता है उसमें आप लोगों को पता है कि हम लोग क्या ऐड करते हैं बेटा, इंसुलिन ऐड करते हैं। और इंसुलिन इसलिए ऐड करते हैं क्योंकि थेरेपी के दौरान, ध्यान देना कि थेरेपी के दौरान जब हम लोग उसको हायर कंसंट्रेशन फ्लूइड, डेक्स्ट्रोस अधिक मात्रा में देते हैं तो पेशेंट को हाइपरग्लाइसेमिया होता है। और उस हाइपरग्लाइसेमिया को रोकने के लिए और कंट्रोल करने के लिए इंसुलिन मिलाते हैं। वो तो प्रश्न में लिख ही दिया है, सीधा सीधा लिख दिया कि हाइपरग्लाइसेमिया को मैनेज करने के लिए इंसुलिन लगा रहे हैं, तो तुम वही आंसर दे रहे हो। ग्लूकोज मॉनिटर करेंगे शोएब, हर 4 से 6 घंटे में करेंगे। मैं पूछ क्या रहा हूं यार शोएब, इफ इंसुलिन गिवन टू द पेशेंट देन प्रायोरिटी इज टू ऑब्जर्व फॉर हाइपोग्लाइसेमिया, गोज हाइपोग्लाइसेमिया देन द कॉज अनकॉन्शियस कॉमा एंड अदर। यार इतना ज्यादा बोधि अंबेडकर ये कर क्या रहा है मेरे बेटा, इतना एग्रेसिवनेस। ये एग्रेसिवनेस तो भैया एग्जाम में परेशान कर सकती है, मेरी बात को सुनना। सब कुछ प्रश्न में लिखा हुआ है
कि आप जिस भी पेशेंट को इंसुलिन लगाते हैं तो इंसुलिन देने की जो मुख्य चीज है वो क्यों दे रहे हो, जिससे हाइपरग्लाइसीमिया को कंट्रोल में रखा जा सके। क्योंकि अधिक मात्रा में शुगर वाला आप दोगे, 50% डेक्सट्रोस लगाओगे, शुगर लेवल बढ़ेगा। हर 4 से 6 घंटों में इंसुलिन चेक करो, आप चेक करोगे ब्लड शुगर लेवल, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट काम है, ये भी प्रश्न एग्जाम में आता है। लेकिन कह रहे हैं कि कौन सा कॉम्प्लिकेशन है जो नर्स मोस्ट विजिलेंट दिस पेशेंट, इसके साथ हाइपरवोलेमिया मोस्ट कॉमन नहीं है। हाइपरवोलेमिक में हम वजन चेक करते हैं, 3 पौंड से ज्यादा वजन हो जाता है वीक में तो हाइपरवोलेमिया है, इसका मतलब ये नहीं है। दूसरा कह रहे हैं हाइपोग्लाइसेमिया ड्यू टू इंसुलिन एडमिशन, ये तो बिल्कुल नहीं है। अब आपके माइंड में झटका लग रहा होगा क्योंकि मैक्सिमम आंसर यही कर रहे हैं, चांस चांस। अरे मेरे बेटा ध्यान से सुनो, यहां पर आपको यह कहा जा सकता है कि अगर आप किसी भी पेशेंट को इफ डिसकंटिन्यू दी टीपीएन, अगर आप टीपीएन को डिसकंटिन्यू करते हैं तो आपने यहां पर बताना है देन रिस्क ऑफ हाइपोग्लाइसेमिया, कि अगर हम किसी भी व्यक्ति को सडन बंद करते हैं, ये मैंने क्लास में भी लिखाया है कि आप जब डिसकंटिन्यू करने जा रहे हैं या अचानक आपका टीपीएन खत्म हो गया है तो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन डिसकंटिन्यू पर कौन सा हो सकता है। इसीलिए आप लोगों को पता है कि जब डिसकंटिन्यू करते हैं तो 10% डेक्सट्रोज को धीरे धीरे लगाया जाता है डिसकंटिन्यू करने से पहले। इसका मतलब जब डिसकंटिन्यू करेंगे उस समय पर पेशेंट को हाइपोग्लाइसीमिया की रिस्क होती है। मैं पूछ रहा हूं कुछ, तुम जवाब दे रहे हो कुछ, यही तो एग्जाम में होता है। हम ओवर कॉन्फिडेंट होकर के जवाब देते हैं और फिर बाद में कहते हैं ये कोई गलत करके बता दे तो मैं मान जाऊं, गलत तो हो गया, अब बाद में पछताने से कुछ होगा नहीं। इसलिए जो प्रश्न एग्जाम में आता है उसको 2 बार पढ़ना है, आराम से पढ़ना है, क्योंकि गलतियां वहीं होती है जहां पर आपको ज्यादा आता है। और आपने सुना भी होगा डूबता वही है जो बड़ा तैराक होता है, क्योंकि जो तैराक नहीं है वो तो समुद्र में जाता ही नहीं है। तो ध्यान से सुनना, तो यहां पर हम कह रहे हैं ये नहीं हो सकता। दूसरा कह रहे हैं डिहाइड्रेशन इंक्रीज द रीनल, अरे भाई ये तो बिल्कुल ही नहीं है। और आपको एक बात समझ में आ गई होगी कि जिस भी पेशेंट को हम लोग टीपीएन लगाते हैं तो सेंट्रल लाइन केयर हम लोग जरूर करते हैं, और इसके लिए तो अवेयर रहोगे ही रहोगे। अगर यहां एग्जाम में ये पॉइंट नहीं होता और कौन सा होता तो हाइपरग्लाइसेमिया आप बोलते, उसके बाद बोलते वेट बढ़ जाता है और डिसकंटिन्यू पर हाइपोग्लाइसेमिया हो जाता है। तो अलग अलग तरीके से प्रश्न पूछा जा रहा है। कह रहे हैं कि आपने यहां लगाया तो इसका आंसर होगा इन्फेक्शन फ्रॉम द सेंट्रल वीनस कैथेटर यूज फॉर टीपीएन। और इसीलिए क्वेश्चन ही नहीं समझ में आया, यह है मेन बात बेटा। क्योंकि एग्जाम में भी तो हम यही गड़बड़ करते हैं, और कॉन्फिडेंट होकर के जवाब दे रहे हैं। तो यहां पर इन्फेक्शन से, और मैंने आपको क्लास में भी बताया है कि अगर आप किसी भी पेशेंट को इससे बचाना चाहते हैं तो आप क्लीन करेंगे साइट को। और मैंने बताया था लास्ट ईयर नॉरसेट में क्वेश्चन आया है, डायरेक्शन यूज्ड टू क्लीन द साइट ऑफ सेंट्रल लाइन, कि सेंट्रल लाइन की साइट को क्लीन करने का डायरेक्शन सेंट्रल टू पेरिफेरल। तो आप अगर इस पेशेंट को इससे बचाना चाहते हैं तो सेंटर टू पेरिफेरल आप क्लीन करोगे। किसको क्लीन करोगे? साइट ऑफ द सेंट्रल लाइन। सॉल्यूशन के बारे में भी पूछा जाता है, क्लोरोहेक्साडिन सॉल्यूशन यूज कर रहे हैं। तो कहने का मेरा मकसद है कि आपको यह पता हो क्या यूज कर रहे हैं, किस सॉल्यूशन का यूज कर रहे हैं। तो ये, इसके अलावा ड्रेसिंग कब चेंज करते हैं, ये सारे प्रश्न हैं जो मैंने आपको क्लास में पढ़ाए हैं कि अगर आप किसी भी पेशेंट को ये केयर कर रहे हो या सेंट्रल लाइन केयर कर रहे हो। और आप याद करो कि जब मैंने आपको डिटेल के अंदर पढ़ाया तो डिटेल के अंदर मैंने आपको बहुत सी चीजें बताई है, जहां पर मैंने आप लोगों को बताया है कि अगर आप किसी भी पेशेंट को सेंट्रल वीनस कैथेटर यूज करते हैं तो वो 2 प्रकार के होते हैं, टनल कैथेटर और नॉन टनल कैथेटर। टनल वो जो कि सुरंग की तरह होते हैं, एंट्री और एग्जिट, अगर उनको हम यहां डालते हैं तो दूसरे रास्ते से बाहर निकलते हैं, एंट्री और एग्जिट पोर्ट अलग अलग होते हैं, वो टनल कैथेटर होता है जिसमें रिस्क ऑफ इंफेक्शन के चांसेस कम है।
नॉन टनल वो जहां से डाल रहे वहीं से सेम, जैसे आपने यहां से डाला जो कि जुगलर वेन से हम लोग जनरली यूज कर रहे हैं, जुगलर वेन से डाला तो उसका पोर्ट उसके वहीं पर होता है। कहने का मकसद है कि जिसके रास्ते दो अलग अलग है वो टनल, और जिसका रास्ता एक है वो नॉन टनल, और नॉन टनल में रिस्क ऑफ इंफेक्शन के चांसेस ज्यादा होते हैं। ये सब मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ाया है और आपको ऑफलाइन क्लासेस में भी पढ़ाया है कि टनल क्या है, नॉन टनल क्या है, नॉन टनल को कितने दिन यूज करते हैं, टनल कैथेटर को कितने दिन में चेंज करते हैं, इनके नाम बताएं, ग्रोसोंग कैथेटर कौन सा होता है, टनल होता है, नॉन टनल होता है। आप पढ़ो और पढ़ोगे तो आपको हर चीज का जवाब मिलेगा। जैसा हम कहते हैं ना कि भगवत गीता में हर चीज का जवाब है, तो वैसे ही मैं आपको कह रहा हूं जो नोट्स आपको क्लास में लिखा है ना, अगर उनको 1 से 10 बार आप पढ़ोगे तो इन सभी चीजों के जवाब आपको आसानी से मिलने लगेंगे। लेकिन पढ़ना तो आपने ही पड़ेगा। मैं तो सिर्फ आपको रास्ता दिखा सकता हूं, लेकिन रास्ता अगर आप आंख बंद करके देख करके चलोगे तो भैया संभालने वाला कौन है? तो यही चीज आपको समझनी पड़ेगी। तो कहने का मेरा बेसिक मकसद यही है कि आपको ये समझना पड़ेगा कि प्रश्न किन किन तरीकों से पूछे जा सकते हैं। चलो खैर, आज का तो समय इतना ही था जो हम लोग डिस्कशन कर रहे थे। नेक्स्ट क्लासेस में, अभी जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं, मेरे बाद नई क्लास जो है आप लोगों के लिए, जो मैंने आपको कहा था नॉरसेट, पीवाईक्यू, या जो आप लोगों के एनक्लेक्स सेशन चल रहा है, वो सेशन है जो आप लोगों के अभी चलेगा, मेरी क्लास के बाद चलेगा। तो जो बच्चे नए हैं, जिनको पुराने हैं उनको तो पता है, और जो बच्चे नए आए हैं वो क्लास भी अटेंड कर सकते हैं। तो रेगुलर क्लासेस आप लोगों के लिए हो रही है। किसी भी प्रकार की अधिक जानकारी है, जो नंबर नीचे दिए गए हैं उनके ऊपर आप बात कर सकते हैं। पर्टिकुलर आप मुझसे भी बात कर सकते हैं, अधिक जानकारी न्यू बैचेस के बारे में आप बात कर सकते हैं। तो हाँ, इसके अलावा एक चीज और आपको बता दूं कि जो हमारा मैथ गुरु यूट्यूब चैनल है, उसके ऊपर कुछ एएनएम की क्लासेस हैं, वो आप लोगों के लिए लगाई जा रही है। जो बच्चे सिर्फ एएनएम की तैयारी कर रहे हैं, बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस की प्रिपरेशंस कर रहे हैं, तो जरूर से जरूर आप मिलें, देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें। खैर, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। मैं दिनेश शर्मा आपसे अनुमति चाहूंगा, नेक्स्ट सेशन में फिर धमाकेदार सेशन में आपसे मिलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, गुड नाइट।